नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। रिपोर्टर लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रिपोर्टर लाइव में हम आपको दिन भर की तमाम महत्वपूर्ण खबरों से कराएंगे रूबरू, जहां पर हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से देंगे आपको हर एक महत्वपूर्ण अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लाइव का सिलसिला। आरबीआई के 2000 का नोट बंद करने के फैसले पर अब सियासत गर्मा गई है। विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर नजर आ रहा है। बता रही हमारी सहयोगी दीक्षा चौधरी। आरबीआई ने 19 मई शुक्रवार की शाम को एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बंद करने का ऐलान कर दिया। इसके बाद सियासी हलचल भी शुरू होगी और साथ में कई राज्यों में इसको लेकर भी हलचल तेज हो गई। कई राज्यों में इस फैसले आरबीआई के फैसले के बाद हलचल तेज हो गई। आपको बता दें कि इस तरह के नोट अभी चलन में नहीं है, लेकिन जिनके पास ये नोट जमा है वो मार्केट में खपाने के लिए कोशिश में जुट गए। वहीं कई पेट्रोल पंप और कई बड़े बाजार में भी 2000 के नोट को चलाने के लिए खरीदार के लिए इन नोटों को चलाने की कोशिश की जा रही है। वहीं कुछ व्यापारी इन नोटों को लेने से साफ इनकार तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन व्यापारियों का कहना है कि इससे ज्यादा अगर बचा जाए तो ज्यादा अच्छा है। वहीं आरबीआई के फैसले के बाद कई राजनेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई। कई राजनेताओं ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। आरबीआई की नोटबंदी के फैसले में कांग्रेस बोल रही है, जब नोट बंद ही करना था तो लाए ही क्यों थे। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के नेता मोदी सरकार पर हमले बोल रहे हैं और बीजेपी के मंत्री और नेता इसे सही वक्त पर सही फैसला बता रहे हैं। साथ ही बीजेपी के नेता इस नोटबंदी का फायदा गिना रहे हैं। बीजेपी इसे काले धन के खिलाफ दूसरा बड़ा एक्शन बता रही है। उधर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अगर 2000 के नोट को बंद ही करना था तो लाया ही क्यों गया। अगर 2000 का नोट पहले ही चलन में नहीं था तो इस पर भी जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को यह भी बताना चाहिए कि 2000 के नोट मार्केट से कैसे गायब हो गए। गहलोत ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले ही गलती कर चुके हैं, अब फिर से उन्होंने गलती कर दी और समय दिए पहले नोटबंदी की गई थी और अब 2000 का नोट भी बंद कर दिया गया। उधर कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा कि ऐसे फैसलों से अर्थव्यवस्था मजबूत होने की बजाय कमजोर होती है। कांग्रेस के ही नेता गौरव वल्लभ ने कहा कि बीजेपी बिना सोचे समझे 2000 के नोट को बाजार में लाई थी, अब उसे पलटना पड़ रहा है। एनसीपी नेता जितेंद्र अखवाड़ ने कहा कि लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया, इसलिए 2000 की नोट पर पाबंदी लगाई गई। एसपी नेता आसिम जमाई ने तंज कसते हुए सवाल पूछा कि 2000 के नोट बंद कर दिया गया, क्या आतंकवाद भ्रष्टाचार पर लगाम लग गई। फिलहाल भारतीय रिजर्व बैंक ने देश को सलाह दी है कि वो 2000 के रुपए के नए नोट ग्राहकों को जारी करवाना बंद कर दे। क्लीन नोट पॉलिसी के तहत रिजर्व बैंक ने यह फैसला लिया कि 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपए के नोटों को बैंक में जमा कराया जा सकता है। फिलहाल आरबीआई के इस फैसले से देश भर में हलचल पैदा हो गई है। जिनके पास 2000 के नोट है वो बाजार में इसे खपाने की कोशिशों में लग गए हैं। कैमरामैन निक्की के साथ दीक्षा चौधरी, इंडिया वॉइस। पीएम मोदी G7 सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान के हिरोशिमा पहुंचे हुए हैं। वहीं G7 समिट के दौरान पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात की तस्वीरें सामने आई हैं। जानकारी देना हमारे सहयोगी सुनील। जापान में G7 का शिखर सम्मेलन चल रहा है। प्रधानमंत्री G7 के शिखर सम्मेलन में शामिल हुए और आज उन्होंने जो बाइडेन को गले लगाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। और इस वीडियो के आने के बाद सभी लोग इस वीडियो से बहुत कयास लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि हिरोशिमा जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि ये G7 का सम्मेलन बहुत ही अद्भुत माना जा रहा है। और वहां जापान के प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी ने पीएम नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया है। जापान के हिरोशिमा में इस समय G7 देशों का शिखर सम्मेलन चल रहा है। इस मीटिंग में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को गले लगाया। इसका वीडियो सामने आया है। जापान में चल रहे शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी का जापानी प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी ने स्वागत किया। इस दौरान वे दोनों से मजाकिया अंदाज मिले। बाद में पीएम मोदी आकर हॉल में बैठ गए। मोदी के एक तरफ दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति और फ्रांस के राष्ट्रपति बैठे हुए थे। जब अमेरिकी राष्ट्रपति हॉल में आए तो वे पीएम मोदी की ओर बढ़ने लगे। अमेरिकी राष्ट्रपति के आने पर पता चलने पर तुरंत मोदी अपनी कुर्सी से उठे और जाकर उन्हें गले लगाया। अमेरिका राष्ट्रपति कुर्सी दूसरी तरफ थी। ऐसे में वे सिर्फ पीएम मोदी से मिलने के लिए उनकी तरफ आए। गले मिलने के बाद उन लोगों ने एक दूसरे का हाथ को थामे हुए कुछ बातचीत भी की। इसके बाद मोदी अपनी कुर्सी बैठ गए और जो बाइडेन अब वापस लौटने लगे। जब बाइडेन अपनी कुर्सी की ओर बढ़ रहे थे तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो आकर मिले। दरअसल भारत इस साल G20 देशों का अध्यक्ष है। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी अगले महीने अमेरिका की यात्रा पर जाएंगे, जो दोनों देशों के बीच रिश्ते को और बेहतर करेगा। लेकिन बाइडेन का आकर मिलना सिर्फ इतना मायने नहीं रखता। G7 देशों के इस समिट का प्रमुख मुद्दा रूस, यूक्रेन युद्ध और चीन है। चीन के खिलाफ एक बार को भारत खड़ा हो जाता, लेकिन रूस के नहीं।
युद्ध की शुरुआत से ही भारत ने पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद भी रूस की आलोचना की है। इसके अलावा भारतीय वोटरों का भी बड़ा समर्थन भी बाइडेन को हासिल है, जिन्हें वे अपने से दूर नहीं होना देना चाहते। पिछले साल जर्मनी में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन के दौरान भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिली थीं। अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाएंगे। ये बैठक उनके लिए बहुत अहम मानी जा रही है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मैं सुनील चौहान, इंडिया वॉइस, नोएडा। तो वहीं कर्नाटक के सीएम पद के लिए अब सस्पेंस खत्म हो गया है। सिद्धरमैया कर्नाटक के सीएम और डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम बन गए हैं। शपथ ग्रहण भी हो गया है। 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, बता रहे हमारी सहयोगी स्वीटी दीक्षित। तो आखिरकार कर्नाटक को उसका सीएम मिल गया। आज शपथ ग्रहण समारोह था केंतारा स्टेडियम में और इस समारोह में डीके शिव कुमार ने डिप्टी सीएम के तौर पे शपथ ली है। तो आपको बता दें सिद्धार्थ मैया ने सीएम तौर पे शपथ ली है। इसी के साथ तमाम ऐसे निमंत्रण के बाद तमाम विपक्षी दल के नेता भी आए थे और कई बड़े ऐसे नेता आए और ऐसा माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को भी साधने की कोशिश इस शपथ ग्रहण समारोह के जरिए किया गया। आपको बता दें कि सिद्धार्थ मैया ने सीएम पद की शपथ ली है, डीके शिव कुमार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। और इसी के साथ आपको जानकारी दे रहे कि कर्नाटक में 8 और मंत्री ऐसे बनाए गए हैं, जिसमें कर्नाटक में डॉक्टर जी परमेश्वर, KH मुनियप्पा, KJ जॉर्ज और MB पाटिल को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। सतीश जारकीहोली, प्रियांक खड़गे जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, रामालिंगा रेड्डी और जमीर अहमद खान ने राज्य मंत्री के तौर पे शपथ ली है। तो ये तमाम नाम है जिन्होंने राज्य मंत्री के तौर पे शपथ ली है। इसी के साथ जानकारी दे रहे कि कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि 2 से और 3 वाला फॉर्मूला अपनाया गया है, लेकिन अंदरूनी जानकारी निकल के सामने नहीं आई है। और 2 साल बाद ऐसा माना जा रहा है कि डीके शिव कुमार बगावत भी कर सकते हैं कि सीएम की कुर्सी उनको चाहिए। खैर क्या होगा ये तो 2 साल बाद ही पता चलेगा, लेकिन अब देखना होगा कि और कौन कौन से नाम निकल के सामने आते हैं कैबिनेट मंत्री के तौर पे। कैमरा पर्सन संदीप के साथ स्वीटी दीक्षित, इंडिया वॉइस। राहुल गांधी ने कर्नाटक में शपथ ग्रहण के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक की जनता ने बीजेपी के भ्रष्टाचार को हरा दिया है। जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी दिनकर आनंद। शपथ ग्रहण समारोह भी पूरा हो गया। आपको बता दें शपथ ग्रहण समारोह के दौरान विपक्ष के कई बड़े नेता मौजूद रहे। आपको बता दें सिद्धरमैया तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश में एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो वहीं डीके शिव कुमार जो कि कर्नाटक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने डिप्टी सीएम का पद ग्रहण किया। इसके साथ ही आपको बता दें इस दौरान राहुल गांधी ने संबोधन किया। संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक में हमने मोहब्बत की दुकान खोली है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमने कर्नाटक इसलिए जीती क्योंकि हमारे साथ दलित, गरीब, शोषित, वंचित लोग थे और एक तरह बीजेपी के साथ बहुत बड़े बिजनेसमैन और तबके के लोग थे। इसके साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अब से कुछ देर बाद यानी कि पहली मीटिंग जैसे ही बैठेगी कैबिनेट की, उस दौरान हमने जो कर्नाटक से 5 वादे किए हैं उस पर मुहर लग जाएगी और हमारी 5 गारंटियां हैं वो कानून बन जाएगी और जन जन के खाते में पैसे जाएंगे। जो हमने वादे किए हैं वो पूरे किए जाएंगे। वहीं बता दें कि आज की इस शपथ ग्रहण समारोह से 2024 लोकसभा चुनाव के लिए एक झलक देखने को मिली, जिससे कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को कड़े संकट और कड़े चेतावनी देती है कि विपक्ष कहीं ना कहीं एकजुट होता दिख रहा है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मैं दिनकर आनंद, इंडिया वॉइस। दिल्ली में केजरीवाल और एलजी के बीच बवाल मचा हुआ है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि बीती रात केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आई। यह अध्यादेश लोकतंत्र और संविधान की हत्या है। बता रहे हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। केंद्र सरकार ने देर रात एक अध्यादेश को लाकर दिल्ली के उपराज्यपाल को ताकतवर बना दिया है। बता दें कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जहां आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से जिम्मेदारी दी गई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा, लेकिन उसके बाद कल देर रात जब अध्यादेश जारी किया तो उसको जो है उपराज्यपाल को ताकतवर बना दिया है। दिल्ली के अफसरों को ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार एक बार फिर से उपराज्यपाल के पास हो गया है। इस अध्यादेश के जरिए केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। केंद्र के नए अध्यादेश का आम आदमी पार्टी जोरदार विरोध कर रही है। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा है कि केंद्र सरकार जो अध्यादेश लाई है सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ का अपमान कर रही है। मोदी सरकार केजरीवाल सरकार को पावर देने से डर रही है। यह अध्यादेश लाई है। केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने चुना है, 90% से ज़्यादा सीट दी हैं, लेकिन दिल्ली के केजरीवाल नहीं चलाएंगे तो केंद्र ही चलाएगी सरकार को। वहीं बीजेपी ने केंद्र की तरफ से लाए गए अध्यादेश का स्वागत किया है। बीजेपी ने कहा है कि दिल्ली के देश की राजधानी है, पूरे भारत का इस पर अधिकार है और गत काफ़ी समय से दिल्ली के प्रशासनिक गरिमा को अरविंद केजरीवाल सरकार ने ठेस पहुंचाया है। दिल्ली में विश्व के हर देश को राजदूत रहते हैं और यहाँ जो कुछ प्रशासनिक अनहोनी होती है तो उसे विश्व भर में भी भारत की गरिमा खराब होती है। गत एक सप्ताह ही से है जिस तरह अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के प्रशासनिकों को बदनाम
कर मनमानी करने का प्रयास किया है। उसके चलते केंद्र सरकार जो अध्यादेश लाई है, भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करती है। बता दें कि केंद्र सरकार ने कैडर के ग्रुप ए के अधिकारी को तबादले और उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय राजधानी को लोक सेवा प्राधिकरण गठित करने का उद्देश्य कर शुक्रवार को एक अध्यादेश जारी किया था। गौरतलब है कि ये अध्यादेश जारी किए जाने से महज एक सप्ताह पहले सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में पुलिस कानून व्यवस्था पर भूमि छोड़कर अन्य सभी सेवाओं का नियंत्रण दिल्ली सरकार को सौंप दिया था। दिन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि केंद्र सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पलटने के लिए अध्यादेश जारी करने की योजना बना रही थी। अध्यादेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण के नाम का एक प्राधिकरण होगा जो उस पर प्रदान की जाएगी शक्तियों का उपयोग करेंगे। दिल्ली में देर रात अध्यादेश को लाने के बाद आम आदमी पार्टी का जोरदार वहां पर हंगामा देखने को मिला है। बता दें कि जो आम आदमी पार्टी की शिक्षा मंत्री आतिशी ने उन्हें साफ तौर पे कहा है कि दिल्ली की सरकार से जो है मोदी सरकार डरी हुई है और अरविंद केजरीवाल को इस अध्यादेश को लाने में पूरी तरीके से जो है कमजोर समझ रही है। दिल्ली की जनता ने 90% वोट दे के आम आदमी पार्टी को जिताया है। कैमरामैन संदीप के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। पाकिस्तान लगातार अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। शनिवार को बीएसएफ के जवानों ने सीमा पर ड्रोन से भेजे गए नशीले सामान का पैकेट बरामद किया है। बता रहे हैं हमारी सहयोगी जूही सिंह। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सीमा में घुसपैठ करने का सिलसिला लगातार जारी है। अब एक बार फिर से पंजाब के अमृतसर में जो है पाकिस्तानी ड्रोन जो है बीएसएफ के जवानों ने पकड़ा है। शनिवार को बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान से एक ड्रोन को मार गिराया जिसे अमृतसर सेक्टर में देखा गया था। ड्रोन के साथ संदिग्ध नशीले पदार्थों के साथ एक बैग भी बरामद किया गया है। जवानों ने सर्च ऑपरेशन चलाया और संदिग्ध नशीले पदार्थों को कब्जे में ले लिया। बता दें कि शुक्रवार की रात को मार गिराया गया ये दूसरा ड्रोन है। जवान लगातार घुसपैठ को नाकाम कर रहे हैं। पाक की ओर से आए 2 ड्रोन पंजाब में मार गिराए। फायरिंग के बाद जब ड्रोन की आवाज बंद हो गई तो बीएसएफ के जवानों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन के दौरान ड्रग्स के साथ 2 संदिग्ध पैकेट भी बरामद किए गए हैं। इसके अलावा एक नशीले पदार्थों से भरा बैग जो है जवानों ने हासिल किया है। कैमरामैन निकी के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। उधर बांदा में मुख्तार अंसारी पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। मुख्तार पर दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है। बता रहे हमारे सहयोगी संदीप कुमार। उत्तर प्रदेश के बांदा से आज एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार अंसारी जो कि बांदा जेल मंडल कारागार में बंद हैं, लगातार उनकी ऊपर मुकदमे हो रहे हैं, उनको सजा भी सुनाई जा रही है। आज ऐसा ही एक मामला और भी सामने आया है, जहां पर मुख्तार अंसारी के ऊपर आज बांदा शहर में एक मुकदमा दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि कल जो है शाम को स्थानीय पुलिस के द्वारा और पुलिस अधीक्षक की टीम के द्वारा जेल में जाकर के मुख्तार अंसारी के बैरिक की जांच की गई थी। जांच में जब वहाँ जांच के लिए जब बैरिक के अंदर पुलिस वाले पहुँचे तो पुलिस वहाँ पे मुख्तार के कागजों की जांच की गई, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर ID की जाँच की गई। जिस तरह से पुलिस ने पूरे मामले को देखा तो वो कहीं ना कहीं उसके दस्तावेजों में अलग अलग नाम और जन्म तिथियाँ देखने को मिली हैं, जिसके आधार पर स्थानीय पुलिस के द्वारा 420 के तहत तमाम अन्य धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए। इसके साथ ही कुछ अज्ञात लोग भी हैं जो इस मामले में पूरा मुख्तार का सहयोग कर रहे थे, उन पर भी मुकदमे दर्ज किए गए। अब देखना यह है इस मामले में सुनवाई कब होती है और मुख्तार को क्या और सजा हो पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। इंडिया वॉइस के संदीप कुमार, बांदा। इधर आगरा में ताजमहल के पास बड़ा हादसा हुआ है। पार्किंग के पास मीना बाजार दुकानों में आग लग गई। जानकारी दे रहे हैं मनीष गर्ग। गर्मियों के साथ साथ आग लगातार अपना तांडव दिखाती नजर आ रही है। ताजा मामला ताजमहल के पश्चिमी गेट के पास बने मीना बाजार का है, जहां पर अज्ञात कारणों से एक दुकान में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते देखते 12 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया और आसमान को भी धुएं से काला कर दिया। वहां पर मौजूदा पुलिसकर्मी और दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और एक बार फिर से ताजमहल के पास अफरा तफरी जैसा माहौल देखने को मिला। लेकिन गनीमत रही कि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन माल अगर कहा जा रहा है कि कई लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। मैं मनीष गर्ग, इंडिया वॉइस के लिए आगरा से। बनारस रेलवे स्टेशन पर पहला ऑन व्हील रेस्टोरेंट बनकर तैयार हो गया, जिसका उद्घाटन आज कैंट विधानसभा से बीजेपी विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने किया। जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी विकास चौबे। बनारस रेलवे स्टेशन इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में है। जी हाँ,
यहाँ पर पहले रेस्टोरेंट ऑन व्हील का उद्घाटन किया गया है। आज सुबह जो है सौरभ श्रीवास्तव ने, जो कि कैंट विधानसभा से भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने इस रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया। ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला रेस्टोरेंट, क्योंकि इसके अंदर की आप जो बात करेंगे, इसका जो इंटीरियर है वो काफ़ी ज़्यादा लोक लुभावन लग रहा है। ये अपने आप में एक ट्रेन जैसी अनुभूति देता है। जब आप इसमें बैठेंगे इस रेस्टोरेंट में, तो आपको ऐसा एहसास होगा कि आप एक ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। हालांकि ये जो कोच है इसका, ये थोड़ा सा भी मूव नहीं करेगा, यानी कि ये अपने जगह पे ही रहेगा, अपने स्थान पे ही रहेगा, लेकिन आपको ऐसा एहसास होगा कि आप एक ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। पूरी तरह से एयर कंडीशनर्ड इस कोच में कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जैसे यहाँ पर जो है कई तरह की लाइटिंग होगी। साथ ही साथ आपकी यात्रियों की सहूलियत के लिए जो है बाहरी जिसका एक्सटीरियर है वो भी काफ़ी ज़्यादा, जो जिसे कहते हैं कि कंफर्टेबल बनाया गया है। बनारस की संस्कृतियों और कलाकृतियों को काफ़ी अच्छी तरह से इस एक्सटीरियर पे उकेरा गया है। और इसमें ख़ास बात यह है कि जब ये रेस्टोरेंट पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा तो आप उन चीज़ों को भी जान पाएंगे जो आम तौर पे पर्यटक या फिर एक जिसे कहते हैं कि जिज्ञासु व्यक्ति के रूप में आप जानने आते हैं बनारस में। ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है रेस्टोरेंट। लेकिन अब ये देखने वाला बात होगी कि किस तरह से, जो जिसे कहते हैं कि धरातल पे ये क्या कुछ कमाल दिखा पाता है। वाराणसी से वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य सिंह के साथ विकास चौबे। उधर अलीगढ़ में फैक्ट्री में टैंक की सफाई करने उतरे 2 मजदूरों की टैंक के अंदर मौत हो गई। मामले पर पूरा अपडेट्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रदीप पुंडेर। केमिकल फैक्ट्री में सफाई करने के लिए उतरे 2 सफाई कर्मचारियों की दर्दनाक मौत हो गई। पूरा मामला थाना बन्ना देवी क्षेत्र के ITI कॉलोनी का है, जहां पर सुबह तकरीबन 11 बजे 2 सफाई कर्मी एक केमिकल फैक्ट्री में जो एक टैंक था उसकी सफाई करने के लिए गए, लेकिन वहां उनकी, क्योंकि जो टैंक था उसके अंदर बताया जाता है कि करंट भी आ रहा था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। वहीं परिवारजनों को फैक्ट्री के मालिक द्वारा सूचना दी गई। परिवारजन मौके पर पहुंचे और दोनों सफाई कर्मचारियों को प्राइवेट अस्पताल ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिवारजन हंगामा काटने लगी। भाई इसकी सूचना जब शहर के तमाम सफाई कर्मचारी संघों को पता चली तो वो भी मौके पर पहुंचे और हंगामा काटने लगे, जिसके लिए थाना बन्ना देवी में भारी फोर्स तैनात कर दिया गया ताकि किसी भी तरह का हंगामा ना हो। वहीं इस बारे में जो ASP हैं और जो ACF फर्स्ट, उनका कहना है कि सबों को अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया गया है और जो फैक्ट्री का मालिक है उसके खिलाफ भी FIR दर्ज कर ली गई है। वहीं पूरे प्रशासन जो है इस घटना को गंभीरता से ले रहा है और जल्द से जल्द न्याय दिलाने की कोशिश की जाएगी। मैं प्रदीप पुंडेर, इंडिया वॉइस, अलीगढ़। उधर सिद्धार्थनगर में खनन का खेल बरकरार है, बता रहे हमारे सहयोगी राकेश यादव। सिद्धार्थनगर जिले में स्थित बुद्धकालीन टीलों को संरक्षण न हो पाने पर माफिया उसकी अवैध तरीके से खनन कर रहे हैं। आपको बता दूं कि महात्मा बुद्ध की ये यहाँ पे 29 साल गुजारे, अब उस अस्तित्व को ख़त्म करने में यहाँ के माफिया लगे हुए हैं, जो कि वहाँ JCB लगा के वो मिट्टी खनन कर दिए। और ये आपको बता दूं कि महात्मा बुद्ध के अपने जीवन की प्रारंभिक 29 वर्ष वहीं कपिलवस्तु में ही गुजरी है। अब टीलों में बुद्धकालीन संस्कृति विरासत देखने को मिलती है, तो वहीं आपको बता दें कि खनन माफिया इतने सक्रिय हैं कि उन टीलों को खनने में लगे हुए हैं, खुदाई करके वहां से मिट्टी निकाल रहे हैं। ऐसे में विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर सरदेंद्र त्रिपाठी ने इन टीलों के सर्वेक्षण के बारे में बताया कि यहाँ 2000 साल पूर्व अगर खुदाई किया जाए, 2000 पूर्व यहाँ पे महात्मा बुद्ध की मूर्ति और अष्टधातु की मूर्ति और भी कुछ यहाँ से निकल सकता है, लेकिन अब उसकी अस्तित्व भी नहीं बचा पा रहा। यहाँ का प्रशासन उसको लगे हुए हैं, यहाँ के खनन माफिया खुदाई करने में। अब देखने की बात है कि अब इसका अस्तित्व बचाने में प्रशासन कितना सहयोग कर पाता है और उसको बचाने में। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव। कुशीनगर में बाइक और कार के बीच दिल दहला देने वाली टक्कर हुई है। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हुई है, बता रहे हमारे सहयोगी अवधेश मल। तेज रफ्तार का खमियाजा अक्सर भुगतना पड़ रहा है, फिर भी लोग तेज रफ्तार से वाहन चलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसका एक ताज़ा तरीन खमियाजा आज देखने को मिल रहा कि तेज रफ्तार से बाइक से आ रहे जोको की बाइक एक कार से टकरा गई और दिल दहलाने वाला नज़ारा सामने आया। स्थिति यह रही कि बाइक चालक कई फुट ऊंचा उछल गया और कार की बोनट पर गिरते हुए साइड में गिर गया। दोनों युवक घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल फिर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफ़र कर दिया गया। बता दें आपको
कि यह घटना सुकरौली नगर पंचायत सुकरौली से बंचरा कुटी को जाने वाली नहर पट के रास्ते पर हुई है और दोनों युवक इतने तेज रफ्तार से थे कि कई फीट ऊपर उछल गए। यदि रफ्तार सही होता, जानकारों का मानना है यदि रफ्तार सही होता तो यह दुर्घटना बच सकती थी। इंडिया वॉइस के लिए कुशीनगर से अवधेश मल। बात सुल्तानपुर की, जहां पर सड़क हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या है ताजा मामला, बता रहे हमारे सहयोगी शैलेश श्रीवास्तव। रफ्तार का कहर बदस्तूर जारी है। आपको बता दें, सीमेंट से लदी हुई ट्रक बोलेरो से जा टकराई। पूरा मामला कोतवाली कादीपुर का है, जहां पर एक अनियंत्रित ट्रक सीमेंट से भरी हुई बोलेरो और बाइक से जा टकराई, जिसमें सवार 4 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरा मामला कादीपुर के पटेल चौक का है, जहां पर अनियंत्रित ट्रक ने बोलेरो और बाइक को टक्कर मारते हुए पटेल की मूर्ति से जा टकराई, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें लोगों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कादीपुर पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने समुचित इलाज के लिए जिला सुल्तानपुर स्थित मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया है। सुल्तानपुर से कैमरा पर्सन रजा हैदर के साथ में शैलेश श्रीवास्तव, इंडिया वॉइस। बात बताएं कि जहां पर संदिग्ध परिस्थिति में महिला की मौत के बाद इलाके में हड़कंप की स्थिति है। ताजा मामला क्या है, बता रहे हैं सतीश सक्सेना। हसनपुर गांव में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि उस व्यक्ति के पिता ने उसकी पत्नी पर आरोप लगाया है कि इनमें कल मनमुटाव हुआ था। उसके बाद कल शाम लड़ाई हुई थी। लड़ाई के बाद उन्होंने बताया कि पति पत्नी में कहासुनी के बीच की पत्नी ने उसके लिए जहर दे दिया। जब इस बात की सूचना उनके परिजनों को हुई तो वो लेकर हॉस्पिटल भागे, जहां रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। भाई इस बात की सूचना जब पुलिस को मिली तो पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जांच जारी है। कैमरामैन ओमवीर के साथ सतीश सक्सेना, इंडिया वॉइस और इसी के साथ रिपोर्टर लाइव में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।